हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। थोड़ा सा लेट बना रहा हूं वीडियो, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें बतानी है जो गुंडोगन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं हमारे बारसा फैंस। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है उनका, और बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है लापोर्ता के बारे में, स्पेशली क्लब की हिस्ट्री में जो सबसे बढ़िया और बेस्ट प्रेसिडेंट रहा है अभी तक। कुछ पॉइंट्स है आपके सामने, थोड़ा सा मतलब बताने की कोशिश करूंगा बार्सिलोना की जो सिचुएशन है अभी की उसको। एक्चुअली जो ट्रांजिशन पीरियड जो था बारसा का, जो रिस्ट्रक्चरिंग रीशेपिंग जो कर रहे थे हम लोग, रीशफल कर रहे थे स्क्वाड को, है ना। प्लेयर्स ले रहे हैं, लोन आउट कर रहे हैं, लोन प्लेयर ला रहे हैं, जैसे कैंसिलो और यो फेलिक्स के जो हमने स्टेट देखा बारसा में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम बारसा जो है ये फाइनल स्टेज में रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है क्लब की, जो टीम की, जो स्क्वाड की, या फिर ओवरऑल जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसका जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है अंडर लापोर्ता, उसके प्रेसिडेंसी में, वो फाइनल शेप में है अभी। ठीक है, लगभग 90% सारी चीज़ें हो चुकी है। चाहे आप स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन ले लो और बहुत सारी चीज़ें, ये बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। रियलिस्टिकली अगर मैं आपको बताऊं ट्रांसफर्स के बारे में, एग्जिट्स के बारे में, और कौन से प्लेयर साइन कर सकते हैं बारसा उसके बारे में, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में यहाँ पे रखना चाहूँगा आपके सामने। तो गुंडोगन ही नहीं बल्कि और भी प्लेयर्स के एग्जिट्स ऑन द वे है बारसा में। और क्या है कि आपको स्टेबिलिटी लानी है स्क्वाड में, इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं, एक ऐसा बड़ा हेवी वेट प्लेयर जैसे कि गुंडोगन है, उसकी बजाय हम चाहेंगे कि एक डिसेंट आरबी आ जाए, लो कॉस्ट राइट बैक, एंड साथ ही साथ एक अच्छा लेफ्ट विंगर हो, जैसे कि अभी फेडरिको किएसा की बात हो रही है, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन हम देख सकते हैं। जहां तक राफेल लियाओ की बात हो रही है, मुझे थोड़ा सा ये ऑप्शन मतलब नहीं लगता, क्योंकि हम अभी भी जूझ रहे हैं फाइनेंशियल फेयर प्ले के इशू के चलते। फाइनेंशियल इशू के चलते नहीं, फाइनेंशियल इशू और फाइनेंशियल फेयर प्ले के दो, ये जो दो इश्यूज है ना, ये अलग अलग है। अभी भी मतलब जो बारसा फैंस नहीं है वो बारसा फैंस को ट्रोल करने में, उनके मजे लेने में लगे हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन फाइनेंशियल फेयर प्ले का इशू, यानी कि वेज बिल के चलते, या फिर आपको एक जो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एक वेज कैप दिया जाता है उसके अंडर ही आपको सारी वेज बिल रखना होता है, एंड देन एक फाइनेंशियल इशू होता है जिसके चलते आप प्लेयर साइन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको स्क्वाड में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल हेवी वेट, या फिर जो हेवी बहुत ही बड़ा प्लेयर आप क्लब में रखना चाहोगे। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गुंडोगन की बात तो हो ही चुकी है, बंदा बैक टू मैन सिटी जा चुका है, एंड अभी मतलब ज़रूरत तो हमको भी थी, उनको भी है, बट मुझे लगता है कि जितना वो एक विजडम दिखाया है गुंडोगन ने, दो सीजन्स की सैलरी गिव अप करती है, और उसके बदले में बारसा ने भी उसको एक, जो मैन सिटी के लिए उसने साइन किया है, जो बैक टू मैन सिटी हुआ है, वो उसमें जो ट्रांसफर फी है वो बारसा ने कुछ भी चार्ज नहीं की है, बदले में उसने 2 सीजन्स का जो सैलरी है उसका वो गिव अप कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। अब एग्जिट्स की बात करते हैं गुंडोगन के अलावा, है ना। तो सबसे पहला नाम आ रहा है यहाँ पे, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बट हमारे मन से तो क्लब की सिचुएशन नहीं चलती। एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है रिस्ट्रक्चरिंग में क्लब के, वो आपके मन से तो नहीं चलता। किसी को, बहुत सारे लोगों को, बारसा के 70 to 80% फैंस को गुंडोगन नहीं जाने देना था उनके हिसाब से। बट आपको समझना चाहिए कि 20 मिलियन का जो सैलरी है वो रिलीज होगा यहाँ पे, और उस कैप में आप कम से कम 2 प्लेयर्स तो आराम से बिठा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो और ये चीज़ आराम से हो ही जाएगी, है ना। तो बात करते हैं अंसु फाटी की एग्जिट्स के बारे में। अंसु फाटी सबसे पहला नाम आ रहा है, और बंदे का जो इंजुरीज हुई है, एक लॉन्ग टर्म इंजुरी था, देन सडनली ट्रेनिंग में भी उसको फिर से और कुछ नी इंजुरी हुई है, तो वो भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। और दूसरा एक और इश्यू है उसका सैलरी जो है, 13 to 14 मिलियन ग्रॉस सैलरी पर सीजन है उसका। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, उसको बारसा लोन आउट करना चाहेंगे या फिर परमानेंट ट्रांसफर पे उसको बेच सकते हैं, है ना। ये एक है, और उसका सीन ऐसा है कि उसकी जो पोटेंशियल है उसके चलते बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है यूरोप में। दूसरा नाम है इस लिस्ट में, एग्जिट्स की लिस्ट में,
वो एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया जीरोना में जो उसका स्टेंट रहा है, जो उसका टाइम पीरियड रहा है ऑन अ लोन मूव फ्रॉम बार्सिलोना, वो बहुत ही अच्छा रहा है, अच्छा परफॉर्म किया उसने, लेकिन सैडली उतना इफेक्टिव नहीं रहा है बारसा में बंदा। तो मुझे लगता है कि उसको लोन करने में, या फिर वैसे भी जीरोना उसके पीछे मतलब वापस लाना चाहते हो उसको, चाहे लोन हो या फिर परमानेंट ट्रांसफर हो। तो वो भी एक ऑप्शन है एरिक गार्सिया के सामने, और दूसरी भी स्पेनिश टीम्स है उसके पीछे। तीसरा नाम है जो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, क्योंकि पाब्लो तोरे वैसे भी रजिस्टर हो चुके फर्स्ट टीम के साथ, बट स्टिल बोल नहीं सकते। सैलरी का जो इशू है, वेज कैप का जो इशू है, उसके चलते हो सकता है कि उसको भी मतलब लोन आउट कर सकते हैं बारसा। प्री सीजन का हीरो हम उसको बोल सकते हैं, मिडफील्डर होते हुए भी एक बढ़िया परफॉर्मेंसेस, गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करना, गोल स्कोर करना, ये उसने किया है। इन सारे नामों में जिस नाम का आप वेट कर रहे थे, सैडली उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, ना लोन के बारे में कोई उसकी इंक्वायरी कर रहा है, ना उसको कोई ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर के बारे में उसको कोई मतलब न्यूज़ आ रही है, कोई ऐसे जो ट्रस्टेड सोर्सेस है, जैसे फाब्रिजियो हो गया या फिर हेलेना कॉन्डिस हो गया, डेविन ऑनस्टेन है और बेनायद अशरफ है, ऐसे सोर्सेस से कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया। एग्जिट्स की अगर बात हो ही रही है तो दो परमानेंट एग्जिट्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। मिखाइल फाये, उसके बारे में 2 फ्रेंच क्लब्स में इंक्वायरी किया हुआ है, एक है लील, और लील ने इंक्वायरी किया है और रेनेस ने भी किया है। बट एक और नेदरलैंड्स का क्लब है PSV एंडोवन, जहाँ पे डेस्टिन को हमने परमानेंट ट्रांसफर पे भेज दिया है, एंड आई थिंक ल्यूक डोंग भी वहीं पे खेलता है फिलहाल। तो उसके बारे में भी, मिखाइल फाये के बारे में PSV ने भी इंक्वायरी किया हुआ है, तो देखते हैं उसके बारे में क्या अपडेट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसका बी टीम में बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस रहे हैं, बट स्टिल वो उतना इंप्रेस नहीं कर पाया है, या फिर बोल नहीं सकते कि कंपटीशन है। और बारसा अगर राइट बैक के लिए अगर जा रहे हैं तो मेकशिफ्ट राइट बैक खिलाने के लिए जो हम कोशिशें कर रहे थे अराओहो को और कुंडे को, हो सकता है उनको नेचुरल जो पोजीशन उनकी राइट सेंटर बैक वाली वो वापस मिल जाए, और मिखाइल फाये का बारसा ए टीम में, फर्स्ट टीम में वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही फियर्स कंपटीशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको रखना भी मतलब, अगर ज़्यादा कंपटीशन अगर हो रही तो फिर क्यों हम फर्स्ट टीम में रजिस्टर करके फिर उसको वही बकचोदी फिर से करें, है ना। तो मुझे लगता है जाने देने में भलाई है। और सबसे वाहियात नाम लॉन्गले, क्लेमेंट लॉन्गले का मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। एस्टन विला पे उसका जो लोन मूव था, या फिर जो लोन का टाइम पीरियड था उसका, वो अच्छा गया एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन बंदे को मतलब अल इत्तिहाद से भी कोई ऑफर आया था, लेकिन वो नहीं जाना चाहता वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा उसके बारे में भी, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के साथ उसने पर्सनल टर्म्स तो एग्री की हुई है, उसको यूरोप में ही रहना है, और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा टॉप टियर फुटबॉल खेलना है अभी भी। तो इसके चलते वो उसने एटलेटिको मैड्रिड के साथ उसके पर्सनल टर्म्स एग्रीड है, हो सकता है उसके एजेंट ने सब सारी चीज़ें ये करके, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में, बारसा बोर्ड के बीच में अभी तक कुछ भी उसके बारे में अपडेट नहीं आया है। देखते हैं क्या होगा। एग्जिट्स की सारी बातें होने के बाद डेफिनेटली आप मतलब आप, मैं और हम सब बारसा फैंस उत्सुक है बहुत ही कि कौन आएगा बारसा में, है ना। लेफ्ट विंग पे सबको पता है कि जो सबसे अभी जो एकदम हॉट टॉपिक है, जो जिसका नाम सबसे आगे आ रहा है, फेडरिको किएसा। और इंजरी प्रोन है बंदा, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है उसके बारे में, लेकिन उसका अगर आप देखोगे, वर्क रेट देखोगे, उसका जो इंटेंसिटी, वो मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ फ्लिक जो सिस्टम रन कर रहा है फिलहाल, या फिर जो उसका जो भी सिस्टम है उसका, उसमें मुझे लगता है कि ऐसा बंदा फिट बैठेगा। लेकिन वही डर है फिर से कि इंजरी प्रोन है ना। इंजरी अगर हो गई तो फिर लॉन्ग टर्म इंजरी भी हो सकती है, और डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ के बारे में मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, अंसु फती भी लॉन्ग टर्म इंजरी, शॉर्ट टर्म इंजरी, बहुत सारी इंजरीज उसको हुई है अभी तक 2 से 3, और वही चीज़ें अगर हम नए, लेकिन ये बेटिंग तो करना ही पड़ेगा बारसा को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे तो अगर फ्लिक के सिस्टम में बंदा अगर चल जाएगा तो फिर बहुत ही खुशी की बात होगी। फेडरिको किएसा का नाम सबसे आगे आ रहा है लेफ्ट विंग के लिए। राफाएल लियाओ की बात बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल भी उसको साइन करना चाहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी सैलरी, उसको जो 70 to 90 मिलियन के बीच में जो उसका ट्रांसफ़र फीस बारसा को पे करना होगा, या फिर जो पे करना होगा AC मिलान को, मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में बारसा ये मतलब जो बोझा है वो उठाना चाहेंगे। ये बहुत ही हार्ड लगता है। अगर कुछ
फर्म न्यूज़ अभी तक कभी भी नहीं आई है किसी भी न्यूज़ हाउस की तरफ से, मीडिया हाउसेस की तरफ से, जो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है जिसको सुन के मुझे थोड़ा सा मतलब खुशी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि गुंडोगन के जाने के बाद कौन कौन सा बारसा फैंस दुखी नहीं है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मार्क प्यूबिल करके जो अल्मेरिया का जो राइट बैक है, अल्मेरिया जो स्पेनिश क्लब है एक, और वहाँ पे मार्क प्यूबिल नाम का जो राइट बैक है उसका बारसा के साथ नाम जुड़ रहा है। और मुझे लगता है कि लो कॉस्ट राइट बैक की जो मैं बात कर रहा था वीडियो के प्टार्ट में, हो सकता है कि मार्क प्यूबिल का नाम यहाँ पर अगर ये र्यूमर अगर सच है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, बारसा उसके लिए जा सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे एक मतलब कमाल की है कि किएसा और मार्क प्यूबिल का जो एजेंट है, जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है मार्केट में, वो एक ही है। तो हो सकता है कि बारसा को और थोड़ा इजी जाए इन दोनों को क्लब में लाने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ है किएसा के बारे में मैं अगर आप बताना चाहूँगा, फेडरिको किएसा के बारे में, कि उसका जो सैलरी है इन यूवेंटस वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन पर सीजन है ना। कहाँ फ्रेंकी डियोंग का 37, लेवांडोस्की का 33, अराउंड 32 33, और कहाँ गुंडोगन का 20 मिलियन, और कहाँ 5 मिलियन वाला आपका फेडरिको किएसा को आप दे दो 5 से 7 मिलियन के बीच में सैलरी दे दो, बंदा आ जाएगा। बेट तो करना पड़ेगा, देखो भाई थोड़ा सा बोल रहा हूँ दिल पे पत्थर रख के, लेकिन हाँ बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं किएसा पे। किएसा का वर्क रेट देखो आप, इंजरी के बाद बिल्कुल नहीं रहा है वैसा बंदा, मैं एग्री करता हूँ, मानता हूँ मैं, लेकिन चांस दे सकते हैं, है ना। और कौन नहीं चाहेगा बारसा पे आके एक बेटर लेवल पे परफॉर्मेंस करना, है ना। यो कैंसेलो को आप देख लो, यो फेलिक्स को देख लो, किस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड में और चेल्सी में फ्लॉप गया, लेकिन बारसा में आके शाइन हुआ। किस तरीके से मैन सिटी में उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया गया, बायर्न म्यूनिच पे बेंच पे रहा, यो कैंसेलो की मैं बात कर रहा हूँ, और बारसा में आके शाइन किया। तो हो सकता है, और हमेशा से बारसा ना ऐसे मतलब एक जो अतरंगी साइनिंग्स होती है ना, पोलिनो हो गया, ल्यूक डियोंग हो गया, ओबामेयांग, अदामा ट्राओरे, ऐसी जो अचानक से जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई है ना, वो जो साइनिंग से बारसा कभी फेल नहीं गई है, आप देख सकते हो जाकर हिस्ट्री में। और होपफुली कि ऐसा कभी ऐसा ना हो अगर बंदा आता है बारसा में, तो है ना। तो वैसे तो लेफ्ट विंग के लिए बहुत सारे नाम्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए थे क्लब को फ्रॉम डिफरेंट एजेंट्स और क्लब्स, जैसे कि लुइस दियाज की बात हो रही है, बंदा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मतलब वर्क रेट अच्छा है, कोशिशें करता रहता है, भागता रहता है, अब तो 90 मिनट जैसे राफिना करता है ना। लुइस दियाज का, किंग्सले कोमान का भी नाम आ रहा था। अगर आपको इंजरी प्रोनी अगर बंदा लेना है तो किएसा जैसा थोड़ा सा लो, मुझे लगता है कोमान थोड़ा सा नहीं यार, कोमान, किंग्सले कोमान और फेडरिको किएसा अगर रखोगे तो डेफिनेटली मैं किएसा की तरफ जाना चाहूँगा, है ना। और जाते जाते वीडियो एंड करते करते आपको एक खुशी की बात बताकर जाऊँगा। पाउ विक्टर रजिस्टर हो चुका है, पाब्लो तो रजिस्टर हो चुका है, आपका मार्क कासाडो रजिस्टर हो चुका है, एलेक्स वाले और आपका जो हेक्टर फोर्ट है वो भी रजिस्टर हो चुका है बी टीम की तरफ से। लेकिन तो ये आपको फर्स्ट टीम के मतलब कोई इशू नहीं है, बस एक बंदा रजिस्टर होना बाकी है, डैनी ओल्मो। होपफुली डैनी ओल्मो विथ आर न्यू साइनिंग्स जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाए और हमको उनको पिच पर खेलता हुआ दिखे। आप बताओ आपकी क्या राय है, आपकी क्या व्यूज़ है इस ट्रांसफर विंडो के बारे में, जो बारसा अभी तक जो करते आई है, बिल्कुल खुल के बताइए। डेफिनेटली हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो ब्लेम करना चाहेंगे बारसा बोर्ड को गुंडोगन के जाने देने के लिए, लेकिन जो वाइस डिसीजन उन्होंने लिया है 20 मिलियन का सैलरी जो फ्री किया है उन्होंने। अब बहुत सारे बंदे ऐसे बोल रहे हैं कि यार नहीं भाई गुंडोगन को ये करना चाहिए था, फ्रेंकी डियोंग। देखो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते, छोड़ दो। मुझे क्या लगता है कि जो बंदा 33 है उसको 20 मिलियन सैलरी देकर क्लब में रखने के बजाय डेफिनेटली हम लो कॉस्ट ऑप्शंस के लिए जाएंगे और हम हर एक पोजीशन में स्क्वाड डेप्थ जो है वो रखने की कोशिश करेंगे। इफ यू वांट टू गो फॉर बिग इन यूरोप, अगर आपको यूसीएल जीतना है, आपको डोमेस्टिक लेवल पे रियल मैड्रिड वाली वो सो कॉल्ड सुपर टीम्स के साथ अगर आपको कंपीट करना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्क्वाड डेप्थ के साथ स्क्वाड बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ कोच लाइक हांसी फ्लिक, भाई बंदा क्या क्या नहीं कर रहा टीम के लिए, स्क्वाड के लिए, स्क्वाड रिबिल्ड करने में क्या नहीं कर रहा बंदा। ओरल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको मतलब उसके थ्रू आपका रिकवरी हो रही है, आपके इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, तो आपको दिख भी रहा है ना। एक 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे रहे थे अगेंस्ट वैलेंसिया, अगर आपने देखा होगा, हम अवे मैच खेल रहे, बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ वो जो इंटेंसिटी है ना,
वो 4-4 सिस्टम अटैक एंड देन सडनली फॉलिंग बैक व्हेन यू लूज द पोजीशन, ये वाली चीज़ें मैं आपको मतलब थोड़ा सा हरतंगेज कर देने वाली है। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा गिव अप करना पड़ेगा भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तभी जाकर कुछ हासिल होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।